और अपने एडिटर को एक दफ़ा फिर से ओपन करें तो आप देखेंगे कि हमारी ये div जो कि पहले एक प्लेस होल्डर div थी एक फुल फ्लैज टेक्स्ट एडिटर में कन्वर्ट हो चुकी है। इसे सही तरीके से देखने के लिए मैं फिलहाल यहाँ से अपने फाइल एक्सप्लोरर को मिनिमाइज कर लेता हूँ और अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी ये टेम्पलेट स्ट्रिंग राइट साइड पर एज एन HTML फाइल ओपन हो गई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। अपनी जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर सीरीज के लास्ट 2 लेसन्स में हमने अपने डिलीशन के फीचर पर काम किया था। इस लेसन में हम एक प्रॉपर्टी आइटम को क्रिएट और अपडेट करने के फीचर पर काम स्टार्ट करेंगे और अपने डिलीशन के कन्फर्मेशन मॉडल के पैटर्न को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर्टी को क्रिएट या एडिट करने के लिए एक मॉडल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस काम को स्टार्ट करते हैं। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम अपने इस लास्ट चैप्टर की इन फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे रीनेम करके 30 कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इस फोल्डर को अपने एडिटर में ओपन करेंगे और अपनी index.html फाइल को VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे। अगर हम अपने पिछले चैप्टर के काम को थोड़ा रिव्यू करें तो हमने अपने डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल को एक रीयूजेबल कंपोनेंट में कन्वर्ट किया था और उसी कंपोनेंट को अपने लिस्टिंग के पेज पर और प्रॉपर्टी डिटेल्स के पेज पर यूज किया था। अपनी ऐप का नेक्स्ट फीचर जिस पर अब हम काम करेंगे वो हमारी प्रॉपर्टीज को एडिट और क्रिएट करने की फंक्शनैलिटी है और उसके लिए भी हम एग्जैक्टली अपने डिलीट मॉडल वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे और हमारे एडिट के इस बटन को क्लिक करने पर एक मॉडल ओपन होगा जिसमें कि हमारा फॉर्म होगा। इस फॉर्म के जरिए हम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को एडिट कर सकेंगे और उसके साथ ही साथ नई प्रॉपर्टीज क्रिएट कर सकेंगे। इस फंक्शनैलिटी को हम अपनी डिलीट की फंक्शनैलिटी की तरह अपने लिस्टिंग पेज पर भी यूज करेंगे और इसके साथ ही साथ प्रॉपर्टी डिटेल्स के पेज पर भी इस एडिट के बटन के जरिए यूज करेंगे। तो वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ और इस फंक्शनैलिटी पर काम स्टार्ट करते हैं। इस काम को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपने index.html पेज में चलेंगे और यहाँ पर सबसे नीचे आकर अपने डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल के इस कंटेनर एलिमेंट की तरह अपने एडिट और क्रिएट मॉडल के लिए भी एक कंटेनर एलिमेंट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ से इस डिव को कॉपी कर लेते हैं और इसकी आईडी को अपडेट करके एडिट प्रॉपर्टी मॉडल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यही काम अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज पर करेंगे। ये काम करने के बाद अब हम अपने JS के फोल्डर में चलेंगे और यहां पर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। इस फाइल का नाम हम edit property model .js रखेंगे और अपने edit property model को जल्दी से वायर अप करने के लिए अपनी delete property model .js फाइल में चलेंगे और इस फाइल के सारे कंटेंट्स को यहां से कॉपी करके अपनी edit property model .js फाइल में पेस्ट करेंगे। यहां पर अब हम इन कंटेंट्स को थोड़ा सा रीनेम करेंगे ताकि ये हमारे edit property model को रिप्रेजेंट कर सकें। तो हम यहां से delete के इस वर्ड को edit से रिप्लेस करेंगे और इसी तरह से डिलीट के लोअर केस वर्ड को एडिट के लोअर केस वर्ड से रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट हम इस स्क्रिप्ट को अपने दोनों HTML पेजेस में इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल .js के इस स्क्रिप्ट के बाद हम अपने एडिट प्रॉपर्टी मॉडल .js के स्क्रिप्ट को इंक्लूड करवाएंगे और इसी लाइन को यहां से कॉपी करके हम ये काम अपनी index.html फाइल में करेंगे। फाइनली हम अपनी properties.js फाइल में जाकर यहां नीचे आकर इस डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल के वेरिएबल को कॉपी करके इसका नाम एडिट प्रॉपर्टी मॉडल रखेंगे और यहां पर हम अपने एडिट प्रॉपर्टी मॉडल के नए कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज करेंगे।
अब हमें अपना ये एडिट प्रॉपर्टी मॉडल अपने प्रॉपर्टी आइटम के एडिट के बटन को क्लिक करने पर ओपन करवाना है। तो हम इसके लिए अपनी property.js फाइल में चलेंगे और यहाँ पर अपने एडिट के इस बटन के ऊपर अपने डिलीट के बटन की तरह ही एक ऑन क्लिक लिसनर ऐड करेंगे। इस बार हम अपने एडिट प्रॉपर्टी मॉडल के ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे और उसके ऊपर हैंडल एडिट प्रॉपर्टी के फंक्शन को कॉल करेंगे। अब अगर हम इन सारे चेंजेस के रिजल्ट्स को अपने ब्राउजर में चलकर देखें और अपने किसी प्रॉपर्टी आइटम के ऊपर आकर एडिट के बटन को क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारा एडिट का ये मॉडल ओपन हो गया है। और इस तरीके से हमने बड़ी तेजी से अपने एग्जिस्टिंग डिलीट प्रॉपर्टी मॉडल के पैटर्न को यूज करके ये एडिट मॉडल वायर अप कर लिया है। अब हम आगे बढ़कर इस एडिट मॉडल के कंटेंट्स पर काम करेंगे। तो अपनी एडिट प्रॉपर्टी मॉडल .js फाइल में आकर हम सबसे पहला चेंज ये करेंगे कि अपने मॉडल डायलॉग की इस क्लास के साथ मॉडल एक्सेल की ये क्लास ऐड करेंगे जो कि बूटस्ट्रैप की एक क्लास है और ये हमारे इस मॉडल के साइज को इंक्रीज कर देगी। तो अब अगर हम अपने एडिट मॉडल को ओपन करें तो आप देखेंगे कि हमारे मॉडल का साइज अब बड़ा हो चुका है। और अगर आप बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें तो इस तरीके से इन कंपोनेंट्स के स्टाइल्स को मॉडिफाई करने के लिए आपको डिफरेंट क्लासेस मिल जाएंगी। नेक्स्ट काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि एक प्रॉपर्टी को सेव करवाने के लिए हमें यहाँ पर इस यस की कैप्शन की जगह पर सेव चेंजेस की कैप्शन चाहिए। तो हम अपने कोड में चलकर इस बटन की कैप्शन को अपडेट करेंगे। तो अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर हमारे पास यस की ये कैप्शन है, इसकी जगह पर हम सेव चेंजेस की कैप्शन यूज करेंगे। इसी तरह से अब हम अपने हेडर की इस कैप्शन को कंफर्म एडिट की जगह पर एडिट प्रॉपर्टी से रिप्लेस करेंगे। ये काम करने के बाद अब हम अपने इस मॉडल के मेन कंटेंट पर काम करेंगे और यहाँ पर हमें एक HTML फॉर्म क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस मॉडल की बॉडी के अंदर कुछ नए HTML एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं और ये एलिमेंट्स हमारे क्रिएट और एडिट प्रॉपर्टी फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस HTML की डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अगर आप ऑलरेडी HTML जानते हैं तो इस तरह का फॉर्म क्रिएट करना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। और अगेन अगर आप इसी कोड को यूज़ करना चाहते हैं तो ये कोड आपको इस चैप्टर की प्रोजेक्ट फाइल्स में मिल जाएगा, तो आप इसे वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो अगर हम अपने ब्राउज़र में चलकर इस फॉर्म को देखें और अपने एडिट मॉडल को ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म कुछ इस तरह से नज़र आता है। यहाँ पर एक चेंज जो हम करेंगे वो ये कि अगर हम इन फॉर्म एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट करके देखें और राइट साइड पर अपने इन एलिमेंट्स को ओपन करके देखें तो यहाँ पर अगर हम अपने फॉर्म एलिमेंट के ऊपर हवर करें तो एक चीज़ जो आप नोट करेंगे वो ये कि हमारा फॉर्म का ये पेरेंट एलिमेंट हमारे इस सेव चेंजेस के बटन से ऊपर है, या दूसरे लफ्ज़ों में हमारा सेव चेंजेस का ये बटन हमारे फॉर्म से बाहर है। तो एक काम जो हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि इस बटन को इस फॉर्म के अंदर लाने के लिए फॉर्म के इस पेरेंट एलिमेंट को मूव करके मॉडल कंटेंट के इस एलिमेंट के ऊपर ले जाएंगे। तो हम बेसिकली अपने फॉर्म के इस एलिमेंट को यहाँ से कट करेंगे और मॉडल कंटेंट की इस डिव के ऊपर पेस्ट करेंगे। इसी तरह से हम अपने फॉर्म के क्लोजिंग टैग को यहाँ से कट करके अपने इस कंटेंट कंटेनर के बाद पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक सप्लीमेंट्री लेकिन बहुत ही यूजफुल टूल को शेयर करूंगा और वो टूल हमें इस तरह से स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखी गई HTML टेम्पलेट्स को रीड और मैनेज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि हमारी ये इंडेंटेशन मैनेज करना बहुत मुश्किल है और उसकी मेन वजह यह है कि हमारी ये HTML टेम्पलेट असल में HTML नहीं है बल्कि HTML की एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है। तो इस वजह से इसको रीड करना और इंडेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस काम को आसान बनाने के लिए हमारे पास VS कोड की कुछ एक्सटेंशंस हैं जिनके ज़रिए हम इस तरह की स्ट्रिंग टेम्पलेट्स को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इनमें से एक एक्सटेंशन आपको टेम्पलेट लिटरल एडिटर के नाम से मिलेगी। तो अगर हम अपने एक्सटेंशंस के सेक्शन में चलें और यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल
एडिटर सर्च करें और इसे ओपन करके देखें तो ये एक्सटेंशन कुछ इस तरह से काम करेगी कि हम अपनी टेम्पलेट स्ट्रिंग्स के ऊपर अगर कंट्रोल एंटर को प्रेस करेंगे तो ये इन टेम्पलेट्स को एक सेपरेट विंडो में ओपन कर देगी, जहां पर हम इन्हें सही तरह से रीड कर पाएंगे और इन्हें फॉर्मेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस एक्सटेंशन को यहां से इंस्टॉल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी ये एक्सटेंशन यहां पर इंस्टॉल होकर एनेबल हो गई है। और अब अगर हम वापस अपनी एडिट प्रॉपर्टी model.js फाइल में चलें और हम अपनी इस स्ट्रिंग टेम्पलेट में कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल एंटर को प्रेस करें तो यहाँ पर आपके सामने एक सेलेक्ट मेन्यू ओपन होगा, जिसमें कि ये एक्सटेंशन आपसे ये पूछ रही है कि आपकी स्ट्रिंग में मौजूद ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है। तो हम ये जानते हैं कि हमारी ये स्ट्रिंग HTML को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम यहाँ से HTML की ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन सेलेक्ट करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक नए टैब में ये स्ट्रिंग टेम्पलेट एज एन HTML फाइल ओपन हो गई है। इसे सही तरीके से देखने के लिए मैं फिलहाल यहाँ से अपने फाइल एक्सप्लोरर को मिनिमाइज कर लेता हूँ और अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी ये टेम्पलेट स्ट्रिंग राइट साइड पर एज एन HTML फाइल ओपन हो गई है। तो हम यहाँ पर अब इस फाइल को अगर चाहें तो VS कोड के जरिए फॉर्मेट कर सकते हैं। और जैसे ही हमने इसे फॉर्मेट किया तो लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि हमारी ये टेम्पलेट स्ट्रिंग भी फॉर्मेट हो गई है। अब हम इस टेम्परेरी फाइल को क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको शायद इस एक्सटेंशन से रिलेटेड एक छोटा सा इशू नजर आए कि इसको क्लोज करने पर हमारी ये स्ट्रिंग यहाँ से रिमूव हो गई है। तो हम सिंपली कंट्रोल Z करके या अनडू करके इसको रीस्टोर कर सकते हैं। अब हम वापस अपने फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि अब हमारी ये स्ट्रिंग टेम्पलेट सही तरीके से फॉर्मेट हो चुकी है। तो अब अगर हम वापस अपने कोड की तरफ आएं तो हमने अपने इस फॉर्म एलिमेंट को अपने इस कंटेंट एलिमेंट के ऊपर मूव किया था। तो अब हम इसके रिजल्ट को अपने ब्राउजर में चलकर देखते हैं और यहां पर अगर हम अपने एडिट मॉडल को ओपन करें और इस फॉर्म को इंस्पेक्ट करके देखें तो अब आप देखेंगे कि हमारा ये फॉर्म एलिमेंट हमारे इस पूरे मॉडल के कंटेंट को सराउंड कर रहा है और इसी वजह से हमारा सेव चेंजेस का ये बटन भी अब हमारे फॉर्म के अंदर आ गया है। नेक्स्ट काम जो हम इस फॉर्म एलिमेंट के ऊपर करेंगे वो ये कि अगर आप अपनी इस डिस्क्रिप्शन की फील्ड को इंस्पेक्ट करके देखें तो आप देखेंगे कि ये एक इनपुट फील्ड नहीं है बल्कि सिंपली एक डिव एलिमेंट है। अब यहां पर हमने इस डिस्क्रिप्शन फील्ड को एक डिव एलिमेंट क्यों सेट किया है, उसकी वजह यह है कि अगर हम रिकॉल करें तो हमारी डिस्क्रिप्शन फील्ड के ये कंटेंट्स सिंपल स्ट्रिंग्स नहीं हैं बल्कि अपने आप में HTML स्ट्रिंग्स हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल वापस अपनी data.js फाइल में चलें जहां से इस डमी डिस्क्रिप्शन फील्ड की वैल्यू आ रही है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल स्ट्रिंग नहीं है बल्कि एक HTML स्ट्रिंग है जिसमें कि हमारे पास HTML के ये टैग्स भी मौजूद हैं। इसी वजह से अगर हम इसके रिजल्ट्स को अपने UI में देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मेटेड टेक्स्ट है जिसमें के 2 पैराग्राफ्स हैं और इसी तरह से हमारे पास स्ट्रॉन्ग और एंकर के ये टैग्स हैं। तो इस तरह की HTML स्ट्रिंग्स या जिन्हें हम सिंपली रिच टेक्स्ट भी कह सकते हैं यूजर से इनपुट के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास कोई नेटिव HTML इनपुट फील्ड अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से आपको आपके प्रोजेक्ट्स में बाज़ दफ़ा ऐसी रिक्वायरमेंट्स का सामना करना पड़ता है जिनके लिए HTML में नेटिव एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं होते। तो इस तरह के सिनेरियोज में आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके इस तरह के कस्टम एलिमेंट्स कोड कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इस तरह के कॉमन सिनेरियोज के लिए आपको थर्ड पार्टी ओपन सोर्स टूल्स मिल जाएंगे जिन्हें के लेवरेज करके आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो इस रिच टेक्स्ट की इनपुट फील्ड के लिए भी हमारे पास बहुत सारे जावास्क्रिप्ट बेस्ड टूल्स और प्लगइन्स अवेलेबल हैं और इनमें से ही एक प्लगइन Quill.js है। तो हम यहाँ पर अपनी इस इनपुट फील्ड के लिए Quill.js का यूज करेंगे और सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम quilljs.com पर मौजूद हैं और अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन के इस लिंक को क्लिक करें तो यहाँ पर आपको इस प्लगइन के यूज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
अगर हम यहाँ पर इस क्विक स्टार्ट के सेक्शन को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि इस प्लगइन को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें इसकी CSS को इंक्लूड करवाना होगा, तो हम यहाँ से इसी लिंक को कॉपी कर लेते हैं और अपने कोड में चलकर अपनी index.html फाइल में हेड के सेक्शन में पेस्ट करते हैं। इसी तरीके से अपनी प्रॉपर्टी details.html फाइल में चलकर हेड सेक्शन में हम इस लिंक को पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें इस लाइब्रेरी को यूज करने के लिए इसके स्क्रिप्ट को अपने कोड में इंक्लूड करवाना होगा, तो हम यहां से cdn का ये लिंक कॉपी कर लेते हैं और वापस चलकर अपनी HTML फाइल्स में इसे इंक्लूड करवाते हैं। तो अगर हम अपने प्रॉपर्टी details.html पेज के एंड पर चलें तो यहां पर टॉप पर जहां पर हमने अपनी लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवाया है, हम अपने इस स्क्रिप्ट को इंक्लूड करवाएंगे। इसी तरीके से अपनी index.html फाइल में चलकर स्क्रिप्ट्स के इस सेक्शन में हम इसे अपनी लाइब्रेरीज के साथ इंक्लूड करवाएंगे और यहां पर बाय द वे हम इन स्क्रिप्ट्स को भी, जो कि हमारी लाइब्रेरीज के स्क्रिप्ट हैं, ऊपर मूव करेंगे। ये दोनों काम करने के बाद अब हम Quil.js की लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं और इसको यूज करने के लिए हमें Quil के कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। तो हम यहां से फिलहाल इन लाइंस को कॉपी करके वापस अपने स्क्रिप्ट में चलते हैं और अपनी edit property model.js फाइल में आकर यहां नीचे इसे कहीं पर पेस्ट करते हैं। तो हम इसे अपनी इनर HTML की वैल्यू के सेट होने के बाद, जबकि हमारे ये एलिमेंट्स एक्चुअली क्रिएट हो चुके होंगे, यहां पर पेस्ट करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट्स में हमें सबसे पहले अपना एक क्वेरी सिलेक्टर पास करना होगा और इस फील्ड के लिए, जैसा कि हमने देखा, हमने यहां पर एक डिव क्रिएट कर रखी है। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास दो डिव्स हैं और ये दो डिव्स मेनली स्टाइलिंग के पर्पस के लिए हैं। हमारी एक्चुअल डिव जिसके ऊपर हम Quil.js को इनिशियलाइज करवाएंगे वो ये अंदर वाली डिव है जिसके ऊपर एडिट प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन की ये क्लास है। तो हम इस क्लास को यहां से कॉपी कर लेते हैं और यहां नीचे आकर इस एडिटर के सिलेक्टर की जगह पर हम अपनी क्लास को पास करेंगे। और एक और चीज जो हम इस सिलेक्टर से रिलेटेड यहां पर करेंगे वो ये कि ये इंश्योर करने के लिए कि ये क्लास किसी और एलिमेंट की किसी क्लास से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, हम यहाँ पर इस क्लास को एक डिसेंडेंट ऑपरेटर के जरिए सेलेक्ट करेंगे और अपने props.l के अंदर आने वाली एडिट प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन की क्लास को सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इन सिंगल कोट्स को बैक टिक्स से रिप्लेस करेंगे ताकि ये हमारी एक स्ट्रिंग टेम्पलेट बन जाए। और यहां पर हम अपने props.l के सिलेक्टर को प्रीपेंड करेंगे। ये काम करने के बाद अगर हम इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में चलें और अपने एडिटर को एक दफा फिर से ओपन करें तो आप देखेंगे कि हमारी ये डिव, जो कि पहले एक प्लेस होल्डर डिव थी, एक फुल फ्लैज टेक्स्ट एडिटर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम यहां पर कुछ रिच टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस, और यहां पर इन टूल्स को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेंटेंस के इस वर्ड को बोल्ड करना हो तो ये यहां पर आपको बोल्ड होता नजर आएगा। अब अगर हम इस टेक्स्ट को इंस्पेक्ट करके देखें तो आप देखेंगे कि यहां पर इस टेक्स्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट HTML एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस का ये वर्ड स्ट्रॉन्ग के टैग्स में रैप्ड है। अब यहां पर नेक्स्ट चीज जो हम कर सकते हैं वो ये कि अगर हम इस टेक्स्ट को रिमूव करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी बाकी की सारी इनपुट फील्ड्स पर ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट मौजूद है, लेकिन हमारी डिस्क्रिप्शन की इस फील्ड का कोई प्लेस होल्डर टेक्स्ट हमें यहां पर नजर नहीं आ रहा। तो अगर हम वापस अपनी Quil.js की इस डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलें और यहां से कॉन्फ़िगरेशन के इस सेक्शन में चलें तो आप देखेंगे कि यहां पर
आपको बहुत सारी ऑप्शंस नजर आएंगी जिनको कि आप अपने Quil.js के कंस्ट्रक्टर फंक्शन में पास कर सकते हैं। और यहाँ पर इन ऑप्शंस में से एक प्लेस होल्डर की ऑप्शन हमें नजर आ रही है, तो अगर हम इसे यहाँ से कॉपी कर लें और इस ऑब्जेक्ट में, जो कि बेसिकली हमारा वो कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट है, इसे पेस्ट करें और इस प्लेस होल्डर टेक्स्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर लें। तो अब अगर हम इस फाइल को सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में चलकर देखें और अपने एडिट प्रॉपर्टी मॉडल को ओपन करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा प्लेस होल्डर टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो इस डिस्क्रिप्शन फील्ड को Quil.js के ज़रिए इनिशियलाइज करने के बाद एक छोटा सा काम हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि इस वेरिएबल को एक मीनिंगफुल नेम दे देते हैं, जैसा कि डिस्क्रिप्शन फील्ड। नेक्स्ट हम अपनी properties.js फाइल से इस कंपोनेंट की क्रिएशन के लॉजिक को कॉपी करके अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स.js फाइल में भी कुछ इसी तरह का काम करेंगे। तो यहां एंड पर आकर हम इस कोड को पेस्ट करेंगे और इस सिनेरियो में हम यहां से रेंडर प्रॉपर्टी के फंक्शन को कॉल करेंगे। इस मॉडल को प्रॉपर्टी डिटेल्स के पेज से ओपन करने के लिए हम अपने एडिट बटन पर एक इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे। तो यहां पर अपने एडिट के इस बटन के ऊपर हम इसी तरह का एक इवेंट हैंडलर ऐड करेंगे और यहां से अपने एडिट प्रॉपर्टी मॉडल के हैंडल एडिट प्रॉपर्टी के मेथड को कॉल करेंगे। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउज़र में चलें और प्रॉपर्टी डिटेल्स के पेज को ओपन करें, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एडिट के बटन को क्लिक करने पर हमारा ये मॉडल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर यूज़र इंटरफेस के या UI के पर्सपेक्टिव से हमारा ये मॉडल कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इस मॉडल को यूज़ करके एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं और एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। Until next time, this is Practical Dev signing out.